नमस्कार. प्रहार समाज जागृती प्रतिष्ठान संस्थेच्या वतीने की ओर से 15 अगस्त के निमित्त जो शहीदों के जीवन चरित्र का एक सीरियल चलने वाली है, उसकी ये पहली कड़ी है. मित्रों, सबको नमस्कार. एक गीत आपने सुना होगा, वक्त आने पर हम तुम्हें बता देंगे ये आसमां, हम अभी से क्या बताए कि क्या हमारे दिल में है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर. खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. स्वाधीनता के आंदोलन में युवाओं में अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने की प्रेरणा देने वाला ये अमर गान जिस होठों से निकला वे सरफरोश होठ थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के. मित्रों, राम प्रसाद जी का जीवन समझने की आवश्यकता है. हम केवल नाम जानते हैं, उनके पराक्रम शौर्यों को नहीं जानते. इसलिए आज पहली कड़ी में मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जीवन को आपके सामने रखने वाला हूं. तिलक जी के नेतृत्व में एक और भारत में जो कांग्रेस का जन आंदोलन चल रहा था, उसके कारण और अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी. लाल बाल पाल ये युवाओं की जो त्रयी थी, युवाओं की प्रेरणा शक्ति बन गई थी. उत्तर प्रदेश में लाला लजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और बंगाल में बिपिन चंद्र पाल जैसे समर्पित तथा समर्थ नेतृत्व देश के जनसामान्य को आंदोलित कर रहे थे. तो दूसरी ओर चाफेकर बंधु, सावरकर बंधु, मैडम कामा, भाई परमानंद जैसे युवा सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर चले हुए थे. इसी मार्ग पर उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से एक युवक केवल 18 वर्ष के आयु में निकल पड़ा. केवल मन में एक समर्पण भाव लिए, हे मां, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में न तुझे भूले, और वह शक्ति दे कि दुख में कायर न हो हृदय मेरा. मित्रों, पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल, इनका जन्म किसी बहुत बड़े संपन्न परिवार में ऐसा नहीं हुआ था. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सामान्य परिवार में 11 जून 1897 को उनका जन्म हुआ. पिता मुरलीधर जी और माता मूलमती, इनके वे द्वितीय पुत्र थे. इस दंपति का पहला पुत्र अल्पायुष्य निकला था. बाद में 3 बेटियां थी. अकेला आया लड़का था. बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने उसको पाला. लेकिन जहां कड़ाई करने की आवश्यकता होती थी, वहां कड़ाई भी की. एक बार का प्रसंग है,
राम प्रसाद जी के पिताजी ने इस छोटे राम को वर्णमाला का ऊ अक्षर लिखने के लिए सिखाया और कहा कि इसको प्रयास करो, लिखो। और वे काम पर चले गए। इसने कुछ देर तक तो प्रयास किया लेकिन असफल रहा, तो खेलने में व्यस्त हो गया। जब शाम को पिताजी वापस आए तो पूछा, राम दिखाओ तुम्हारी कॉपी। अब लिखा तो कुछ था ही नहीं। तो इतनी मार पड़ी कि जिंदगी भर याद रही। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। लेकिन इस कड़ाई का परिणाम भी ऐसा हुआ कि वे इन्हीं के बदौलत पंडित की उपाधि प्राप्त कर सके। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषा पर उनका प्रभुत्व हुआ। कविताएं लिखना, गजल लिखना, कई किताबें उन्होंने लिखी है। ऐसा पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। वे जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं थे। हम सर्वसाधारण लोग जानते हैं कि पंडित कहा कि हमारे सामने कि ये व्यक्ति ब्राह्मण होगा, ऐसा था। लेकिन ब्राह्मण न होने के बाद भी इतनी ज्ञान संपदा उन्होंने और प्राप्त की कि उसके कारण उनको लोगों ने पंडित की उपाधि से और नवाजा। मित्रों, इस महापुरुष का जीवन बहुत छोटा है। केवल 30 वर्ष का जीवन इनको मिला है। और 30 वर्ष के जीवन में बचपन में अपने माता पिता से संस्कार प्राप्त करना, थोड़े से बड़े हुए तो कुछ थोड़ी सी गलत संगत लग गई, तो गलत संगत के कारण बिगड़ना, उसमें से फिर उबारना और आर्य समाज जैसे और व्यवस्था में जाकर वह इतना सारा अध्ययन करना। अपना शरीर स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि मन में एक भाव था कि मैं भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकूं। यदि मातृभूमि के लिए कुछ करना है, उस पथ पर चलना है, तो मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए काफी और व्यायाम और कसरत उन्होंने की, शरीर कमाया, योग ध्यान धारणा की, ग्रंथों का अध्ययन किया। और केवल 18 वर्ष की, यानी अभी उन्होंने जवानी के वो पहली पीढ़ी और पायरी पर थे, सीढ़ी पर थे, तो वहां उन्होंने केवल अपने मातृभूमि के लिए और बलिदान के पथ पर चल पड़े। एचआरए नाम का इतना बड़ा क्रांतिकारियों का संगठन संभाला और मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए। इतना सारा केवल 30 वर्ष में। 30 वर्ष में तो हम लोग संभल नहीं पाते, तो इस महापुरुष ने 30 वर्ष में इतना सारा क्रिया किया, जिसको आज हम स्मरण कर रहे हैं। और ये महापुरुष बलिदान के वक्त भावना क्या रखता है? लबे दम भी न खोली, जालिमों ने हथकड़ी मेरी। देखिए, मातृभूमि के लिए हंसते हंसते मरने की तमन्ना पहले से है। लबे दम भी न खोली, लब यानी ओठ, लबे दम भी न खोली, जालिमों ने हथकड़ी मेरी। तमन्ना थी करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। यह है जीवन। 1915 में जब वे 18 वर्ष के थे, एक समाचार सुना। भाई परमानंद जी नाम के जो क्रांतिवीर थे, क्रांतिकारी थे, और उनको अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दी। जैसे ही यह समाचार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने सुना, तो उतनी कम आयु में उन्हें प्रतिज्ञा की कि ब्रिटिश साम्राज्य को मैं उखाड़ फेंकूंगा। और उसके कारण वे इस पथ पर चले। उन्होंने उस छोटे से अपने
आयु में मन की लहरें नाम की एक किताब लिखी, जिस किताब को और उसमें जो कविता है उसको पढ़कर और सारे युवा आकृष्ट हो गए और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के सहकारी बने। उस समय पंडित गेंदालाल दीक्षित, इनके मार्गदर्शन में उन्होंने और एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम था मातृवेदी। अब ये ऐसा संगठन खड़ा करते तो संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन लाना कहां से? क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी संगठन में शस्त्रास्त्र लगेंगे, क्रांतिकारियों की और व्यवस्था करनी पड़े, तो लाना कहां से धन? तो उन्होंने सोचा कि एक तो वो ग्वालियर के पास मूल उनका ग्वालियर था, तो ग्वालियर के आसपास हम देखते हैं कि चंबल के डाकू वगैरह रहते थे। तो इन्होंने भी ऐसा सोचा कि ये जो अंग्रेज के जो चाटुकार लोग हैं और गरीबों को लूटने वाले जो साहूकार लोग हैं, उन्हीं के घर से ये धन लेना चाहिए। तो इसलिए वो 1918 में उन्होंने जून से सितंबर मास के 3 महीने में एक 2-3 जगह इस प्रकार साहूकार के घर जाकर और धन को लूट, स्वाभाविक रीति से, और पुलिस पीछे लग गई। तो यमुना के पुल पर 6 लोगों के नाम वारंट निकला था, वे ऐसे जैसे दिखे हो तो पुलिस उनके पीछे लगी, यमुना के तट पर जरा चकमक हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए, इन्होंने यमुना के पुल पर से और छलांग लगा दी। पुलिसों ने उन पर गोली भी दागी और छलांग लगा दी, यमुना में गिरे, अंदर से अंदर तैरते हुए वो बाहर निकल गए। ये जो सारा प्रकार हुआ वो सारा मैनपुरी में हुआ। तो उसके बाद जो वहां मुकदमा चला और वो जो पकड़े गए थे उनको सजा हो गई। तो ऐसे इस सारे घटना चक्र को इतिहास में मैनपुरी और षड्यंत्र कहा गया है। अब इस घटना से राम प्रसाद बिस्मिल फरार हो गए। वो 2 वर्ष भूमिगत रहे, शाहजहांपुर में ही थे, लेकिन अपना हुलिया बदलकर और वे वहां रहे, नाम बदल कर रहे। एक सिल्क की कंपनी, भारत सिल्क मैन्युफैक्चर नाम की कंपनी थी, तो उस कंपनी में 10 वहां तक मैनेजर रहे। उसके बाद उन्होंने और रेशमी साड़ी जो है उसका दुकान डाला और बनारसी दास के साथ व्यापार भी किया। एक दिन वे कलकत्ता गए थे, तो कलकत्ता में उनकी मुलाकात लाला लजपत राय से हुई। लाला लजपत राय जी ने इस कालखंड में लिखे गए और राम प्रसाद बिस्मिल जी के जो किताब थे वो किताब पढ़े थे और वो उसके कारण और उसके बड़े प्रशंसक हो गए थे। इसलिए लाला लजपत राय जी ने राम प्रसाद जी की जो मुलाकात है वो मुलाकात, क्योंकि ऐसे किताब छपवाना भी उस समय बड़ा मुश्किल था, तो ऐसे एक प्रकाशक से करवा दी। वो कलकत्ता के प्रकाशक थे उमादत्त शर्मा जी, उनसे उनकी भेंट की और उमादत्त शर्मा जी ने आगे चलकर और राम प्रसाद बिस्मिल का कैथरीन नाम का किताब छापा। 1920 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में 1921 में उस अधिवेशन में राम प्रसाद बिस्मिल जी सम्मिलित हुए थे, उनके कुछ साथी भी सम्मिलित हो गए थे। अब कांग्रेस की जो धुरा थी वो धुरा महात्मा गांधी जी के कंधे पर आई थी। 1920 में लोकमान्य तिलक जी का निधन हुआ था, तो उस अधिवेशन में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने एक प्रस्ताव रखा, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, टोटल इंडिपेंडेंस। अब उसके विरोध में कुछ लोग थे, लेकिन बहुसंख्य लोगों ने यह विचार, नेहरू जी जैसे लोगों ने भी यह विचार और उठाया, उसका समर्थन किया। और फिर उस समर्थन करने के बाद
क्या करना? तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उसके कारण अंग्रेज थोड़े डामाडोल हो गए थे, अंग्रेजों की स्थिति खराब हो गई थी। तो इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों को असहयोग करना, ऐसा अपने देश में असहयोग आंदोलन हो, ऐसा प्रस्ताव भी रखा। गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राम प्रसाद जी ने जो सारा विषय रखा और बाकी लोगों ने उसका समर्थन किया, तो उसके कारण गांधी जी को बाध्य होना पड़ा। लेकिन जब यह खबर सारे देश में फैल गई तो स्वाभाविक रीति से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल विशेषकर युवाओं में लोकप्रिय हो गए। इस क्रांति मार्ग पर युवा लोग आने लगे, बढ़ने लगे। ऐसे में 1922 में एक घटना चौरी चौरा में हुई, जिसको चौरी चौरा की घटना कहते हैं, प्रसंग कहते हैं, कि चौरी चौरा के एक पुलिस स्टेशन को इन ऐसे क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी, उसमें कुछ पुलिस भी मारे गए थे। इस घटना से महात्मा गांधी जी क्षुब्ध हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को पीछे ले लिया, क्योंकि महात्मा जी के दृष्टि से ऐसे सशस्त्र क्रांति करने वाले जो युवा थे वे हुल्लड़बाज है, ऐसी उनकी धारणा होने के कारण उन्होंने ये असहयोग आंदोलन पीछे लिया। 1922 में ही गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में इसका पुरजोर विरोध राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया है। युवा एक तरफ है, तरुण शक्ति एक हो गई और कांग्रेस एक हो गई, इसलिए कांग्रेस में दो और विचार प्रवाह निकले। एक था उदारवादी विचार प्रवाह, जिसको लिबरल कहते हैं, जिसको नरम दल कहा गया, और दूसरा था विद्रोही, रेबेलियन, जिसको गरम दल कहते थे। तो ऐसे दो विचार प्रवाह निकले और उस विचार प्रवाह के दूसरे मार्ग पर पंडित राम प्रसाद जी चल रहे थे। 1923 में लाला हरदयाल जी ये क्रांतिकारी थे, लेकिन उस समय वो विदेश में रहकर इस प्रकार की सारी योजना बनाते थे, स्वाधीनता का आंदोलन वहां से चलाते थे। तो उनका एक पत्र पंडित राम प्रसाद जी को मिला। उस पत्र में लाला हरदयाल जी ने लिखा कि एक नया संगठन खड़ा करो, इस मार्ग के जो अनुभवी है ऐसे सचिंद्रनाथ सन्याल और यदुगोपाल मुखर्जी, इनके जैसे और साथियों को आप मिलो और एक नया संगठन करो, उसका संविधान भी तैयार करो। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया और वो संविधान पीले पत्र पर लिखकर, वो पीला पत्रक ये जो नई संगठना बनी थी जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका संविधान इनके सारे सदस्य को भेजा गया। अब ये संगठन तो बना, लेकिन संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता को देखते हुए क्या करना, तो ध्यान में आया कि महाराष्ट्र में 200-300 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो नीति अपनाई थी कि मुझे यदि स्वराज्य खड़ा करना है तो इसके लिए लगने वाला धन जिनके विरोध में मैं लड़ रहा हूं उनके पास से ही करूंगा। तो हम इतिहास में, शिवाजी महाराज के इतिहास में घटना सुनते, सूरत को लूटा गया, कल्याण का खजीना लूटा गया। तो इस प्रकार अंग्रेज सरकार को ही लूटना, ऐसी एक योजना बनी। तो उस योजना के तहत 25 दिसंबर 1924 पर उन्होंने बरनौली में एक छापा मारा। छापा यशस्वी रहा, लेकिन ये देश के लिए किए जाने वाला काम था, इसलिए उन्होंने एक पत्रक छपाकर द रिवोल्यूशनरी इस नाम से एक पत्र छपाया और उस पत्रक के जो परिचय है वो परिचय सब दूर बांटे। वे परिचय बांटते समय दुर्भाग्य से सचिंद्रनाथ सन्याल और
यदु गोपाल जी पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला, उनको मुकदमा चला और बाद में वे जेल से छूट भी गए। इसके बाद एक समाचार इस ग्रुप को मिला कि सहारनपुर से लखनऊ आने वाली जो गाड़ी है, उस गाड़ी में खजाना जा रहा है। तो इन लोगों ने खजाना लूटने की योजना बनाई। मित्रों, इस घटना को लोगों ने काकोरी कांड कहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश के लिए किया जाने वाला यह काम कोई कांड नहीं हो सकता, कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। यदि ये कोई है तो ये शौर्य है, इन रणबांकुरों का पराक्रम था। 9 अगस्त 1925 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेल पटरी से धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। द्वितीय श्रेणी के कंपार्टमेंट में अलग अलग जगह एचआरए के सदस्य बैठे हुए थे। जैसे ही लखनऊ के पहले काकोरी आया तो इन सारे रेल के डिब्बों में एकदम हल्ला 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 गुल्ला होने लगा, गड़बड़ होने लगी, हलचल होने लगी। लोग भी सावध हो गए और इतने में ही एक युवक उठता है और वो युवक उठकर दरवाजे के पास गया और दरवाजे के ऊपर जो संकल थी उस संकल को पूरी तरह से खींचा। उसने खींचा। उस युवक का नाम था मनमथनाथ गुप्ता। चंद सेकंड में ट्रेन ऐसे एक वीरान जगह रुकी तो धड़धड़ाते हुए हाथों में पिस्तौल और शस्त्र लेकर ये सारे जो युवक थे एचआरए के, ये नीचे उतरे। कुछ लोग भी उतरने लगे तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कड़कती आवाज में कहा, खबरदार, कोई नीचे उतरा तो सब लोग अपने अपने जगह बैठे रहो, हम पैसेंजर को कुछ नहीं करने वाले हैं। उस ट्रेन में 14 राइफलधारी लोग और थे और 2 सशस्त्र फौजी भी थे, अंग्रेज फौजी थे। लेकिन इन लोगों ने जो हल्ला गुल्ला मचाया, सारे ट्रेन में इधर उधर शस्त्र लेकर दौड़ते और फायरिंग कर रहे थे, उसके कारण इन लोगों को लगा कि ये लोग बहुत संख्या में हैं और इनका यदि विरोध करने जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, मृत्यु होगी। इसलिए वे भी चुपचाप बैठे रहे। वो ये लोग ज्यादा नहीं थे, केवल 10-12 ही थे। वो जो खजाना था वो खजाना गार्ड के डिब्बे में था। सब लोग उधर चले गए, कुछ लोग कोई बाहर ना आए इसलिए तैयार रहे। और वो जो खजाने की पीढ़ी थी, गार्ड ने थोड़ा प्रतिकार करने का सोचा तो अशफाक उल्लाह ने उसके कनपटी पर पिस्तौल लगाए और कहा कि चुपचाप जमीन पर लेटे रहो, नहीं तो मारे जाओगे। वो संदूक खींचने के बाद अशफाक उल्लाह ने उसको काटने की कोशिश की, छन्नी से काटने की कोशिश की, लेकिन वो टूटा नहीं। तो चंद्रशेखर आजाद ने कुल्हाड़ी से उसकी कुंडी तोड़ डाली। वो सारा खजीना और 3 चादरों में लपेटकर गठरिया बनाई और वे लखनऊ की तरफ भाग गए। अब ये जो घटना है, ये कोई घटना सामान्य नहीं थी। इस घटना का अंग्रेज सरकार पर ऐसा प्रभाव पड़ा क्योंकि ऐसा करना, सरकार का खजाना चलती गाड़ी से लूटना, माने अंग्रेज सरकार के नाक का मोती चुराने जैसा था। इसलिए अंग्रेज सरकार ने स्कॉटलैंड की पुलिस को इस जांच के लिए बुलाया और सारे देश में धरपकड़ शुरू हुई। देश भर से 40 लोगों को पकड़ा गया, लेकिन उनमें से
एक ऐसा आस्तीन का सांप निकला और उसने ऐसा मुंह मारा कि भारत मां के कुछ लालों को जेलों में सड़ना पड़ा, तो कुछ को मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। उस गद्दार का नाम था बनवारी लाल पांडे। उसको पूछा गया कि बताओ, इस काकोरी कांड में कौन कौन लोग थे? पुलिस की मार उसने सहन नहीं की, कुछ लालच भी दिखा तो उसने धड़धड़ाहट से वो नाम बताना शुरू कर दिया। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, मनमथनाथ गुप्ता, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदलाल, कुंदनलाल, प्रणवेश मुखर्जी, ये सारे भारत मां के लाल गिरफ्त हो गए। केवल कुछ लोग छूटे थे। उसमें जो 2 छूटे थे, एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिनको पुलिस कभी नहीं पकड़ सकी मरते दम तक, और दूसरे थे अशफाक उल्ला। अशफाक उल्ला वहां से भाग गए, शाहजहानपुर से वो बनारस चले गए, और बनारस में जाकर उन्होंने 10 महीने नौकरी की, पैसा जमाया और मन में सोचा कि यहां से हम विदेश जाऊंगा और विदेश में जाकर मैं वहां से और इस काम के लिए सहाय्य करूंगा, वहां से ये सारी और प्रक्रिया चलाऊंगा। तो वो वहां से दिल्ली गए, अपने मित्र क्या गए, लेकिन दुर्दैव ऐसा था कि उसका जो मित्र था वो मित्र भी विश्वासघाती निकला। सरकार द्वारा जो इनाम की घोषणा की थी, उसके लालच में आकर उसने अशफाक उल्ला को पकड़वा दिया। चंद्रशेखर आजाद 26 सितंबर 1925 को पकड़े गए। उनको गोरखपुर की जेल में रखा गया। बाकी लोगों को लखनऊ की जेल में बराक नंबर 11 में रखा गया। अशफाक उल्ला को फैजाबाद की जेल में रखा गया। ये जो 2 दोस्त थे, इनको 2 अलग अलग जगह इसलिए रखा गया कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में कुछ मनमुटाव पैदा करने की कोशिश अंग्रेज सरकार और उनके सिपाहियों ने की। एक और अशफाक उल्ला को धर्म के नाम पर, अरे तुम मुसलमान हो, क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, तुम यदि ऐसा करोगे वैसा करोगे तुमको ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, इस प्रकार उसको बरगालने का प्रयास किया। लेकिन अशफाक उल्ला तस से मस नहीं हुए। वे भारत मां के सच्चे लाल थे। और उधर राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी, उनको भी इतने प्रकार के और प्रलोभन दिए, कहा कि यदि तुम गवाह बन जाओगे तो तुमको छोड़ा जाएगा, जल्दी छोड़ा जाएगा, इंग्लैंड भेजा जाएगा, ये सारा इनाम का पैसा भी तुमको मिलेगा, इंग्लैंड में नौकरी मिलेगी, कुछ सब किया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि 18 वर्ष की आयु में जिसने जो माँ पिताजी का इकलौता लड़का था, वो सब छोड़कर इस मार्ग पर चला, वो अंग्रेजों द्वारा ये जो सारी नीति चला रही थी उसमें आने वाले नहीं थे। अस्थाई अदालत लगाई गई। सेशन जज कोर्ट में, वो हजरतगंज चौराहे के पास और रिंग थिएटर नाम की बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में, आलीशान बिल्डिंग है, उसमें ये सारा और नाटक चला, जिसको हम मुकदमा कहते हैं। मैं इसको नाटक कहता हूं क्योंकि सारे अभियुक्तों को पर जो केस था, उस केस के अंदर बाद में जो सेशन जज ने फैसला दिया वो बड़ा विस्मय करने वाला था। ट्रेन को लूटा गया था, खजीना लूटा गया था, और लूट के लिए जो सजा दी गई थी वो सजा फांसी की सजा थी। ये तो किसी के पल और गले नहीं उतर रहा था। इसलिए ऊपर के कोर्ट में अपील की गई, अवध चीफ कोर्ट में अपील की गई, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने
खुद की पैरवी खुद करने की सोची और उसके लिए सरकार को और कोर्ट को अनुमति मांगी, क्योंकि सरकार द्वारा पंडित राम प्रसाद जी को जो वकील दिया था वो वकील बेहद साधारण दर्जे का था। और सरकारी जो वकील था जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते वो थे जगत नारायण मुल्ला, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साले साहब, और जिनको राम प्रसाद बिस्मिल फूटी आंख नहीं सुहाते थे, क्योंकि 1916 में लखनऊ में लोकमान्य तिलक जी की बहुत बड़ी रैली, लाखों की संख्या की रैली का आयोजन राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। और इसके कारण तब से वे उनका गुस्सा करते थे, तो विरोध में वे थे। तब इसकी पैरवी खुद करने की और पंडित जी ने सोचा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जस्टिस लुई शटर्स ने अपना टेबल ठोककर पंडित राम प्रसाद जी को कहा, मिस्टर राम प्रसाद, यू आर प्रेजेंट योर ओन केस? यस मिलॉर्ड। ओके, प्रोसीड। पंडित जी ने जिस प्रकार की दलीलें दी, कानून की इतनी गहरी जानकारी उनको थी कि जज भी विस्मय में आ गए। पंडित जी ने अपना सब बचाव करते हुए और आखिरी में कहा कि मिलॉर्ड, these petitions have taken everything from us. They have taken our land. They have taken our money. They have taken our life. They have taken our right to live with free will. What kind of life that? What kind of life that? I would rather sacrifice of my life for my motherland and not to live like an insect. पंडित जी के इस प्रकार की पैरवी से और उनकी तारीफ करने में जज खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने पूछ लिया, मिस्टर राम प्रकाश, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैव यू टेकन योर डिग्री ऑफ लॉ? पंडित जी का उत्तर बड़ा मजेदार है, एक्सक्यूज मी सर, अ किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। पंडित जी के इस जवाब से मात्र जज लुई शटर्स चिढ़ गया और उसने पंडित जी की स्वयं पैरवी करने की अर्जी को ही नामंजूर कर दिया। लेकिन पंडित जी की तर्क क्षमता इतनी थी कि उनको खामोश कर पाना अदालत को संभव नहीं हुआ। पंडित जी के पक्ष रखने के बाद जगत नारायण मुल्ला उठ खड़े हुए और उन्होंने अपना पक्ष रखा। मिलॉर्ड, ये कोई आम डाका नहीं है, सरकार के खिलाफ किया गया एक षड्यंत्र, एक गहरी साजिश है। माना कि इन लोगों ने यह पैसा अपने लिए नहीं लूटा, परंतु जिस काम के लिए लूटा वह सीधा सीधा राजद्रोह है और इस राजद्रोह के लिए इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये लोग षड्यंत्रकारी है, ये लोग पेशेवर अपराधी है। पंडित जी के लिए जो वकील दिया था वो बेचारा बैठा था, तो वो उठ कर रहा हुआ बीच में कि उसने कहा कि ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। लेकिन चिढ़े हुए जज ने कहा ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। वो बेचारा बैठ गया। जगत नारायण मुल्ला आगे बढ़ते कहता है, मैं इतना चाहता हूं मिलॉर्ड कि सारे सबूत और गवाह आपके सामने हैं। इन मुलाजिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। अपने लिए मुलाजिम शब्द सुनकर पंडित जी गुस्सा हो गए और तेज आवाज में बोले, मुलाजिम? मुल्ला साहब, मुलाजिम नहीं है हम। बड़ा अफसोस होता है, अदालत के अदब से हम यहां तशरीफ लाए, पलट कर रख देते हैं हम मौज हवादिश अपनी जुर्रत से कि आंधियों में भी हमने चिराग अक्सर जलाए हैं।
सरकारी वकील के तो पसीने छूट गए, क्योंकि सचमुच वे गलत बोल गए थे। क्यों? मुलाजिम का मतलब वो होता है जो सरकार से तनख्वाह लेता है। पंडित जी सरकार से तनख्वाह नहीं लेते थे, तनख्वाह लेते थे तो जगत नारायण लेते थे। अब मुलजिमान की जगह मुलाजिम ये कहे बैठे, जबान फिसल गई। इसलिए जगत नारायण ने यहां से कन्नी काटने का ही अच्छा रहेगा ऐसा सोचा और आगे फिर कोई जिरस्त नहीं की। 22 अगस्त 1927 को जज ने अपना फैसला सुनाया। ये सब अदालत जो था वो सब देखा हुआ था, नाटक था। उनको जो करना था वो तो करना ही था। और फैसला आया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है, हैंग टिल डेथ। शेष सभी को 6 साल, किसी को 12 साल, किसी को 14 साल, किसी को काला पानी की सजा। भारत मां के 40 युवा एक तो कैद में या एक तो मृत्यु के मुंह में चले गए। लेकिन ये रणबांकुरे अपने आखिरी दिन भी, उनको मालूम था ये आखिरी दिन भी और अपने यादगार होना चाहिए ऐसा सोचते थे। कुछ लोगों ने अपील के नाम पर ढेर सारे कागज मंगवाए, पेंसिलें मंगवाई। पंडित जी ने अपने कागज और ये अपील लिखने में ज्यादा खर्च नहीं किए। उन्होंने उस दौरान, उस कालखंड में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी आत्मकथा 16 दिसंबर को पूरी करते हैं, 16 दिसंबर को लिखते हैं। आज 16 दिसंबर 1927, 3 दिन बाद मेरा यह शरीर फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि मैं शीघ्र ही फिर भारत में जन्म लेकर आऊंगा। जब तक मेरी भारत मां पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो जाए, परम पिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना होगी कि वह मुझे इसी देश में जन्म दे। तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ वीन जनन ते मरण, तुझ सकल चराचर शरण, तुझ सकल चराचर शरण, स्वतंत्र ते भगवती। ऐसा जैसा कहा है वैसा पंडित राम प्रसाद जी ने कहा है। और उधर फैजाबाद जेल में क्या स्थिति है? फैजाबाद जेल में अशफाक उल्ला भी अपने आखिरी वक्त का इंतजार करते। बिस्मिल और अशफाक की जो दोस्ती है वो दोस्ती इतिहास में अजरामर है। सारा देश इस दोस्ती पर फक्र करता है दोनों की। और फांसी की तारीख भी एक है, समय भी एक है, स्थान केवल अलग अलग है। बिस्मिल से दूर अपने आखिरी वक्त वो अपने दोस्त को याद कर रहे थे। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ जाएगा, जाऊंगा खाली हाथ मगर दर्द के साथ जाएगा, जाने किस दिन मेरा हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। मेरा दोस्त बिस्मिल कहता है कि मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा और आकर भारत माता तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, लेकिन मजहब से बन जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। यदि कहीं खुदा मुझे मिल जाए तो मैं उसके सामने अपनी झोली फैलाकर कहूंगा, हे खुदा, जन्नत के बदले मुझे पुनर्जन्म दे, पुनर्जन्म दे। वंदे मातरम, भारत माता। इन चारों में सबसे छोटा था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, केवल 26 साल का। उसको इनके 2 दिन पहले यानी 17 दिसंबर को गोंडा की जेल में फांसी दे दी। फिर भी ये टूटे नहीं। 18 दिसंबर को पंडित जी को उनके माता और पिता मिलने जेल आए। उनका एक साथी भी जेल में आया। जैसे ही माता को देखा तो राम प्रसाद जी के आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। तो उनको रोता देखे उनके पिताजी भी रोने लगे। तो वो वीर माता उसके पास गई और अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, बस
खो गया इनकलाब, खो गई क्रांति। अरे तुझे रोकर ही मरना था तो आया है क्यों इस मार्ग पर? हंसते हंसते अपने मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाओ। मेरी कूस को उसका अपमान मत करो। ये है वीर माता, वीर जन्मनी इस देश की। लेकिन पंडित जी ने भी अपनी माता को बड़ा सुंदर जवाब दिया है। वे कहते, मां, तेरा बेटा कायर नहीं है। मेरे आंखों में इसलिए आंसू आए कि मुझे तुम्हारी जैसी मां दोबारा नहीं मिलेगी, जिसने मुझे अपने देश के लिए बलिदान होने के लिए आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। मुझे तुम्हारी ये गोद नहीं मिलेगी। ये है 19 दिसंबर 1927 सुबह 6:30 बजे गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद जी, फैजाबाद जेल में अशफाकुल्ला खान और प्रयागराज की जेल में ठाकुर रोशन सिंह, ये 3 सरफरोश मां भारती के लाल फांसी के तख्ते की ओर चल पड़े। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर पंडित जी बेखौफ होकर बोलते हैं, आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूं। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गीता के श्लोक का उच्चारण किया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, नोष न शोषयति मारुतः। जल्लाद ने फांसी की रस्सी खींची और भारत मां के ये तीनों लाल हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, शहीद हो गए। जेल के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनके इनकलाब जिंदाबाद के नारे आसमान में लगते और आसमंत कह रहा था, ए शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। पंडित राम प्रसाद जी की अंतिम यात्रा शहर में घुमाई गई। 1.5 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में अपने इस भारत मां के लाल को विदाई देने के लिए आए थे। राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का अंतिम संस्कार हो गया। भारत मां का यह सपूत अपनी मातृभूमि की गोद में सदा सदा के लिए सो गया। इस महान सपूत को सादर वंदन, सादर प्रणाम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार। अच्छा बोलले तुम्ही. जबरदस्त खूपच जबरदस्त.